सो हेलो क्लास 11th, वेलकम बैक टू आवर क्लास। एंड आज की क्लास में हम आपका जो चैप्टर नंबर 1 है इसको कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि अब मैंने जैसा बोला था 3 ही वीडियो लूँगा मैं। तो आज ये लास्ट वीडियो है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना के डाल दी हैं इसी चैनल पे, तो वो पहले आप देख के आओ ताकि जो पूरा चैप्टर है वो आसानी से आपको समझ में आ जाए। एंड देखो मैंने 30-30 मिनट की 3 वीडियो बना दी, मतलब 1.5 घंटे में आपका पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। आपको ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन भी नहीं आया, आपको पता भी नहीं चला, और आपका पहला जो चैप्टर था वो ख़त्म भी हो गया। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि जो चैप्टर्स हैं आपको उसको पार्ट में डिवाइड कर लेना चाहिए एंड देन आपको पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे आपकी पढ़ाई जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज के इस वीडियो में। पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। पहले वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। ठीक है, फिर हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होता है। ठीक है, वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें हमने 5 बातें देखी थी। ठीक है, 5 बातें आपको कौन कौन सी याद है आप बताओ। ठीक है, याद है भी या नहीं ये बताओ। ठीक है, 5 हमने बातें देख ली थी। एंड देन फिर हमने देखा था हाउ वॉज कॉन्स्टिट्यूशन मेड। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना कैसे, इसमें हमने डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इसमें हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और क्या क्या इसमें डिस्कस किया था हमने, और क्या क्या डिस्कस किया था इसमें। हाँ, हमने यही डिस्कस किया था इसमें बस। ठीक है, और भी हमने सारे डिस्कस किए थे, जैसे बैलेंस, इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, सब्सटेंसिव प्रोविजंस, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। आज की वीडियो में हमने पहले देखो आपका जो चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये हमने सीख लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये भी हमने सीख लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना ये भी हमने सीख लिया है। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव था ये हमने कवर कर लिया है। आज की वीडियो में हम अपने देखने जा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इतना इफेक्टिव है क्यों। ठीक है, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टिल इफेक्टिव। ठीक है, ये हम देखेंगे। ठीक है, आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना इफेक्टिव क्यों है, ये आज की बात में हम करेंगे। इसमें हम 3 बातें देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना इफेक्टिव क्यों है। ठीक है, पहला हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, थोड़ा ऐसा मैं लिख रहा हूँ, इस पर ध्यान मत देना। ठीक है, बस नोट डाउन करना, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, क्योंकि लिखता हूँ तो मैं ऐसा जो हमारा बोर्ड है ठीक है उस पर लिखता हूँ, तो इस पर ज़्यादा ठीक से लिख नहीं पाता। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो तो फिर वाइट बोर्ड भी ले लूँगा ना, तो उस पर पढ़ाऊँगा, मजा आएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे दूसरे थीम में हम देखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। इनहेरिटेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, और तीसरा इसी में हम देखेंगे इंस्टीट्यूशनल बैलेंस। ठीक है, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइंस। ठीक है, और इसी में चौथा अगर मैं सब पार्ट की बात करूं तो इसी में हम देखेंगे बोरोड। ठीक है, बोरोड फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये 4 चीजें हम देखेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, ये 4 चीजें हम आज की वीडियो में देखेंगे कि इसी की वजह से कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज भी इफेक्टिव है। ठीक है, ठीक है, आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो आपका जो इंडेक्स था उसमें भी मैंने ये लिखा है सिंपल सा। ठीक है, ये देख लो आप, प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, इनहेरिटेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एंड प्रोसीजर एडॉप्टेड फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपने सुना होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलग अलग जगहों से, मतलब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से मिल के बना हुआ है।
तो सही बात है, वही हम देखेंगे कि हमने क्या क्या और क्या क्या चीज़ें और कहाँ कहाँ से ली हैं, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं अपना जो पहला टॉपिक था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव क्यों है। उसमें जो पहला आपका टॉपिक था कि द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। ठीक है, ये हम देखने वाले हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? टू डिस्कस समथिंग इन डिटेल, ठीक है, और केयरफुल कंसोलिडेशन, केयरफुल CUNSOLID, ठीक है, केयरफुल कंसोलिडेशन। मतलब प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ को हम जब बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं एंड देन उसके बाद हम उसको बहुत ध्यान से कंसोलिडेट करते हैं, यानी इकट्ठा करते हैं, जमाते हैं, उसको बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड था, प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन पे बेस्ड था। मतलब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक चीज़, यानी एक एक क्लॉज, एक एक जो प्रोविज़न है, बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। इसी को हम आज इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना जो छोटा सा ये टॉपिक है। देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव थी, ये ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, इसमें इसका काम क्या था? ये सब लोग अलग अलग डाइवर्स ग्रुप से आते थे। ठीक है, और इनका काम क्या था कि ये जो पूरे नेशन का जो इंटरेस्ट है इनको बना के वो सोच के इनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। ठीक है, मतलब ये जो लोग थे जो अलग अलग कम्युनिटी से आते थे, अलग अलग डाइवर्स ग्रुप से आते थे, इनका क्या काम था? इनका काम था कि हम पूरे अपने इंडिया का, अपने जो पूरा देश है उसका इंटरेस्ट को सोच के उसके इंटरेस्ट में ही अपना क्या बोलते हैं, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाए। ठीक है, अब आपको पता है जब लोग डाइवर्स ग्रुप से आते हैं, ठीक है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, किसी को लगता है ये प्रॉब्लम है, किसी को वो प्रॉब्लम है, तो डिफरेंस इन आइडिया हो जाता है। मतलब सबके आइडिया डिफरेंस होते हैं। ठीक है, सब हर इशू पे सबके अलग अलग आइडियाज़ होंगे, बट अब सब लोग अलग अलग सोचेंगे तो कैसे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा ही कैसे? तो इसलिए हर आइडिया को डिबेट किया गया। ठीक है, डिबेट किया गया, डिस्कस किया गया, एंड देन उसका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाला गया। ठीक है, हर आइडिया को सबने अपनी अपनी बातें रखी, फिर जिसमें जो सबसे अच्छा आइडिया था उसको हमने निकाला, फिर उसमें जो कमी थी उसको हमने ठीक किया, उसके बाद जो उसका बेस्ट वर्जन था वो हमने अडॉप्ट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है जिसको किसी ने डिस्कस नहीं किया। ठीक है, यूनिवर्सल सफरेज का। ठीक है, 18+। ठीक है, जितने भी 18+ के लोग हैं उनको वोटिंग का राइट है, ये सब लोग चाहते थे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी डिस्कशन की नीड ही नहीं थी। मतलब सब लोग ये चाहते थे कि जो 18+ है वो वोटिंग राइट होगा उसके पास। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है कि इस पर डिस्कशन नहीं हुआ, इससे MCQ बनते हैं। ठीक है, MCQ बनते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखो, फॉर एग्जांपल मैं कोई एक मेंबर हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, अब मैं किसी एक कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ जो कम्युनिटी माइनॉरिटी है, मतलब इंडिया में उसकी जो पॉपुलेशन है बहुत कम है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए कोई एक प्रोविज़न रखा सबके सामने कि मुझे ये चाहिए, ये मुझे लगता है कि हमारे देश के इंटरेस्ट में है। मैंने वो बात अपने लोगों के सामने, मतलब जो वहाँ पे लोग थे उनके सामने रखी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने बात रखी वो सब लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, वो नहीं होगा। ठीक है, मुझे अपनी बात के पीछे एक पब्लिक रीज़न देना पड़ेगा। पब्लिक रीज़न का मतलब क्या होता है? मैं कुछ डिस्कस करूंगा तो वो रीजनेबल आर्ग्यूमेंट के साथ होना चाहिए। मतलब मुझे समझाना पड़ेगा कि ये जो बात मैं बोल रहा हूँ इसके पीछे रीजनेबल आर्ग्यूमेंट क्या है, मुझे इसकी ज़रूरत क्यों है, ये भी मुझे बताना पड़ेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? पब्लिक रीज़न बोलते हैं। ठीक है, डिस्कशन विथ रीजनेबल आर्ग्यूमेंट। मैं अगर कोई बात अपनी रख रहा हूँ किसी के सामने तो उसके पीछे मुझे अपना रीजनेबल आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं पब्लिक रीज़न। ठीक है, अब देखो, नॉट ओनली एडवांसमेंट ऑफ देयर होल ओन इंटरेस्ट, मतलब मुझे सिर्फ अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाना है वहाँ पे, बट मुझे लोगों को अपना पब्लिक रीज़न भी बताना है। ठीक है, उसके साथ साथ मैं अपना इंटरेस्ट तो बता रहा हूँ कि मुझे ये चाहिए प्रोविज़न में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, बट मुझे उसके पीछे अपना पब्लिक रीज़न भी बताना पड़ेगा कि मुझे क्यों चाहिए, ये कैसे और लोगों की हेल्प कर सकता है, कैसे और लोगों को बढ़ावा दे सकता है। ठीक है, ईच क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एवरी क्लॉज, मतलब जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी क्लॉज हैं, जो भी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो डिबेट किए गए हैं और वो
पब्लिक रीजन को प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक क्लॉज अगर आप कोई ले लोगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन का तो उसके पीछे कोई ना कोई पब्लिक रीजन होगा, ठीक है। पब्लिक रीजन कैसे मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्टिव है, ठीक है, आज भी इफेक्टिव है कि हमारा एक एक क्लॉज जो है वो किसी ना किसी पब्लिक रीजन को बताता है, ठीक है, पब्लिक रीजन को प्रोवाइड करता है वो, ठीक है। और अगर बात करूं जो हमारा जो ये जो पब्लिक रीजन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे ज़्यादा दिखता है हमारे प्रोसीजर्स में, ठीक है। वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। अब हमने बोल तो दिया कि पब्लिक रीजन चाहिए होता है, बट हमें कैसे प्रूफ क्या है कि ये इन लोगों ने हमारा ये पब्लिक रीजन वाला जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने फॉलो किया था। तो वो दिखता है हमारे जो प्रोसीजर था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का उसमें, ठीक है। जो इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक रीजन्स है वो कहाँ पे दिखता है, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिखता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसमें 8 कमेटी बनी थी, ठीक है। कमेटी 8 मेजर कमेटी बनी थी, ठीक है। कमेटी क्या होती है मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बता देता हूँ। जब कोई भी लॉ बनाना होता है, ठीक है, कोई भी लॉ बनाना होता है या कोई भी हमें कोई प्रोग्राम बनाना होता है उससे पहले हम 3-4 लोगों की या फिर जितने भी मेंबर्स की कमेटी बनाते हैं, ठीक है। कमेटी क्या होती है, कमेटी में बहुत सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, सीनियर ऑफिसर होते हैं, उस फील्ड से रिलेटेड लोग होते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक फाइल बनाते हैं, ठीक है, एक फाइल बनाते हैं जिनमें इनको जो लगता है कि ये हम आगे चल के काम आएगा इस प्रोग्राम में, वो ये बनाते हैं, ठीक है। मतलब इन द सेंस इस प्रोग्राम का ये लोग ड्राफ्ट बना देते हैं कि ये चीज़ें हमें चाहिए इस प्रोग्राम में होनी चाहिए। तो कमेटी का यही काम होता है, सिंपल था, ठीक है। यही कमेटी होती है जो हमें बताती है। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो उस टाइम पे यहाँ पे कितने कमेटी बनी थी, मेजर कमेटी कितनी थी, 8 कमेटी थी, ठीक है। 8 मेजर कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। 8 मेजर कमेटी बनाई गई थी जिसमें से एक कमेटी थी ड्राफ्ट कमेटी, ठीक है। ड्राफ्ट कमेटी ये क्या करती है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसका ड्राफ्ट बनाएगी, ठीक है, ड्राफ्ट बनाएगी। और इसका चेयरपर्सन कौन था, इनका हेड कौन था, B.R. अम्बेडकर, ठीक है, B.R. अम्बेडकर, ठीक है, B.R. अम्बेडकर थे, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, अब क्या होता था, B.R. अम्बेडकर की जो कमेटी थी ये कोई भी चीज़ मतलब कोई भी क्लॉज या फिर कोई भी प्रोविजंस ऐड करती थी अपने ड्राफ्ट कम्युनिटी में, तो वो ले आके अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पेश कर देती कि सर ये मैंने बनाया है। एंड देन वो जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उस पर डिबेट होता था कि ये होना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, ये पब्लिक रीजन ही तो है, पब्लिक रीजन का ही एक एग्जाम्पल है कि जब उन्होंने बना दिया तो उन्होंने सबके सामने ला के रखा और फिर उस पर डिस्कशन हुआ, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक रीजन, ठीक है। मेरा पेन मोटा चल रहा है ना, इसको पतला करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई कमेटी की बात करूँ तो जैसे नेहरू किसको हेड कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू किसको हेड करते थे, ये यूनियन पावर आपके बुक में नहीं है, मैं बता रहा हूँ, पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, ठीक है। और पटेल जी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल किस कमेटी को हेड कर रहे थे, कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स क्या होनी चाहिए, इसको हेड कर रहे थे। और माइनॉरिटी की कमेटी को हेड कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसे 8 कमेटी बनाई गई थी जिनका अलग अलग काम था, ठीक है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें अलग अलग चीज़ें होंगी, जैसे ड्राफ्ट कौन बना रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कमेटी बना रही है। नेहरू क्या देख रहे हैं, नेहरू देख रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन पावर कैसी होनी चाहिए, ठीक है, यूनियन और सेंटर के बीच का रिलेशन कैसा होना चाहिए। जो पटेल जी हैं वो देख रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से देने हैं, माइनॉरिटी के कौन कौन से राइट्स होंगे, तो ये सारी चीज़ें ये देखते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जो काम थे सबने अपना काम डिवाइड कर लिया था। एंड देन जब सबका काम हो जाता था तो वो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने लाके पेश करते थे एंड देन उस पर डिस्कशन एंड डिबेट होता था, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा था, 2 साल 11 महीने लगे थे, आपको सबको पता है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मीटिंग थी वो कितने दिन हुई थी, इसमें मतलब 2 साल 11 महीने में 166 डेज ही मिले थे, ठीक है। और ये जो डिबेट होता था ये सबके लिए ओपन था, प्रेस भी यहाँ पे वो थी, ठीक है, प्रेजेंट हो सकती थी, पब्लिक भी ओपन हो सकती थी। जैसे आज भी बताऊं,
आज भी अगर मतलब अगर कोई लॉ बनाना होता है यूनियन गवर्नमेंट को यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो लॉ पहले ड्राफ्ट बनाती है एंड देन उसको पब्लिक के सामने रखती है। अब हम और आप ऐसे लोग हैं कि जिनको कोई आइडिया ही नहीं है, ठीक है, तो वो हम लोग, तो वो हमारी गलती है। अपना जो गवर्नमेंट है वो अपना काम करती है, अपना जो लॉ बनाती है वो सबके सामने रखती है। आपको अगर कोई उस पर सजेशन देना हो तो आप जाके वेबसाइट पर उसको दे सकते हो गवर्नमेंट को, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप भी पार्लियामेंट में जाके, अब देखो अभी पहले तो था कि पार्लियामेंट में जाके आप लोग बैठ सकते थे, अगर आपका कॉन्टैक्ट है या फिर आप सुनना चाहते हो तो किसी आपके एमपी से बात करके आप जा सकते थे वहाँ पे। बट अभी कुछ टाइम पहले वहाँ पे कुछ दंग हो गया था, दिक्कत हो गई थी, तो उस टाइम पे अभी शायद बंद है वो, ठीक है। तो आज भी ये सारी चीज़ें हैं। आप देखते हो कि जो हमारा प्रेस है वो वहाँ पे ऑलरेडी होता है, डिप्लॉय होता है, और जो पब्लिक है उसके लिए शायद अब बंद हो गया है, बट खुल जाएगा टाइम के साथ, ठीक है। अगर हम बात करें इनहेरिटेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा दूसरा रीज़न है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आज भी इफेक्टिव क्यों है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था ये सिर्फ और सिर्फ असेंबली का प्रोडक्ट नहीं था, मतलब सिर्फ और सिर्फ असेंबली ने इसको नहीं बनाया था, ठीक है। जो इसके पीछे का बैकग्राउंड था उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। हमने जो फ्रीडम स्ट्रगल किया था इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम स्ट्रगल कर रहे थे अपने फ्रीडम के लिए, ठीक है, तो अंग्रेज क्या सोचते थे, अंग्रेजों ने हमें वोटिंग का राइट नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो हमने वहीं से सीखा कि जितने भी 18+ के लोग होंगे उनको वोटिंग का राइट मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जो वोटिंग राइट्स होते हैं वो सबको मिलने चाहिए। तो ये क्या है, ये हमने जो हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है वहाँ से सीखा है हमने, बट उसको फॉर्म किसने किया है, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने, असेंबली ने बनाया, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ असेंबली ने बनाया है। असेंबली को ये सारे आइडिया कहाँ से आए, ये सारे आइडियाज़ आए थे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आए थे, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से आए थे। जैसे हमें डिवाइड नहीं होना है कास्ट बेस्ड पे, ठीक है, मतलब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें कहाँ पे हो रही थी, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में हो रही थी। हमें हिंदू मुस्लिम में डिवाइड नहीं होना, ये सारी बातें कहाँ पे हो रही थी, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे हो रही थी। तो ये सारी बातें, इक्वालिटी की बात, हमारे लिबर्टी की बात, वो इक्वालिटी मतलब सोशल वेलफेयर की बात, ये सारी कहाँ बातें हो रही थी, हमारे लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल में। इसीलिए तो हम लड़ रहे थे भाई, हमारे स्ट्रगल किस लिए था, इसीलिए था कि जो अंग्रेज थे वो हमारा वेलफेयर तो कर नहीं रहे थे, ऊपर से हमारे को और चूस रहे थे। तो ये जो सारी बातें हैं ये कहाँ से निकल के आती हैं, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से ही निकल के आई हैं। एंड असेंबली ने सिर्फ उसको कंसोलिडेट किया है, कंसोलिडेट किया है। तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये पार्ट है हमारा, ठीक है, ये पार्ट है किसका, ये पार्ट है हमारा नेशनल मूवमेंट का। मतलब जिसलिए हमने मूवमेंट किया था और जिस सोच के लिए, वही सोच हमने ऑलरेडी अपने मतलब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली है, ठीक है। ऑल दीज, मतलब ये जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल के पार्ट थे, इन्होंने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कॉन्क्रीट शेप दिया है, मतलब बहुत मजबूत बना है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हम ऐसा देखो, हम ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, TUTI, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो साथ एक रूल एंड प्रोसीजर है, ठीक है, रूल प्लस प्रोसीजर तो ही है, ये भी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे रूल और प्रोसीजर लिखा हुआ है, साथ में ये क्या है, आइडियोलॉजीज ऑफ दोज हु लॉस्ट, हु sacrifice देयर लाइफ फॉर अस, ठीक है। तो हमें क्यों नहीं मानना चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव है। पहली बात तो ये हमें लॉ बताता है, ठीक है, कि हमें कैसे रूल करना है, कैसे प्रोसीजर होने चाहिए, प्लस साथ में ये उन लोगों की आइडियोलॉजी भी है जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान भी दे दी थी, हम क्यों नहीं मानेंगे। तो यहाँ से इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी दिखता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो 2 रीज़न हमने बताया कि आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव क्यों है, ठीक है। इसी में बात आती है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की, ठीक है। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है, रिजोल्यूशन बोल रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। ये देखो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है आपका, ठीक है। ये क्या है, ठीक है, मैं एक पेन चेंज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे बुल बना हुआ है, ठीक है, बुल है, ये एलिफेंट इधर बनी हुई है, इधर क्या है, इधर घोड़ा बना हुआ है, ठीक है, इधर शेर बना हुआ है, ठीक है। कितना मस्त डिज़ाइन बना हुआ है, डिज़ाइन देखो थोड़ा सा, ठीक है। और ये क्या है, ये देखो
ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब ये क्या होता क्या, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है, ठीक है, समरी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, समरी ऑफ आवर समरी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ठीक है। ये क्या करता है, दैट्स डिफाइन द एम ऑफ असेंबली, ठीक है, असेंबली। देखो इसको पास, इसको बना वो किसने किया था, प्रेजेंट किसने किया था, प्रेजेंट बाय नेहरू इन 1946, ठीक है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे नेहरू जी ने एक डॉक्यूमेंट पेश किया था, एक पेज पेश किया था, जो ये पेज था, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बोलते हैं। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा इसी पे बेस्ड होगा, मतलब ये टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है। देखो जैसे ये लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलली रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मतलब हमारा जो कंट्री होगा वो डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। हम जस्टिस देंगे, ठीक है, हम लिबर्टी देंगे, हम इक्वालिटी देंगे, हम फ्रेगमेंटी देंगे, ठीक है। ये सारे जो वर्ड्स हैं इन सबको हम देखेंगे, ठीक है, आगे चल के, ठीक है। तो ये समरी था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस पे बेस्ड होना है, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी फ्रेम पे बना है, ये हमारा जो ढांचा है ये इसी ने बता दिया। ये समरी, मतलब समरी बोलते हैं ना कि मतलब कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है तो उसकी एक दो पेज में समरी निकाल दो, तो वो ये समरी थी, ठीक है। इसी पे हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन, इसी बेस्ड पे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, ठीक है। इसमें जैसे जस्टिस वर्ड है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, ठीक है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। इसमें एक वर्ड नहीं है, वो क्या है, सेकुलर। सेकुलर वर्ड यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, ठीक है, कि सेकुलर वर्ड जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे सेकुलर वर्ड हमारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में नहीं था। ये ऐड कब हुआ है, ये ऐड हुआ है 1976 में, ठीक है। मे बी आई एम नॉट रॉन्ग, मैं इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट आ रहा है, ठीक है। और क्या नहीं था इसमें, सब तो था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की बात करते हैं अगर हम। ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है आपके, इसका बुक मैंने आपकी खोल रखी है, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जो छूट जाती हैं, ठीक है, तो छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। तो जैसे देखो इंस्टीट्यूशनल आर्ग्यूमेंट, जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, ठीक है, तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल था ये था कि जो हमारा जो गवर्नमेंट बनेगी वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, प्लस साथ में कमिटेड टू वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है, वेलफेयर ऑफ पीपल होना चाहिए, ठीक है। हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, एक हमने बैलेंस डिज़ाइन बनाया, ठीक है, बैलेंस डिजाइन बनाया, जिसमें हमने क्या यूज़ किया, जिसमें हमने चूज़ किया पार्लियामेंट्री फॉर्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म प्लस फेडरल अरेंजमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म का मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि क्या होता है। जैसे हम कोई नेता को इलेक्ट करेंगे, मतलब नेता चूज करेंगे और वो जाके हमारे बेसिस पे डिसीजन लेगा, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म को पता है। फेडरल अरेंजमेंट का मतलब है हमने जो पावर था उसको दो डिवाइड किया, ठीक है। अपने जो हमारे जो गवर्नमेंट का पावर है उसको कई पार्ट में डिवाइड किया। ऑन द फर्स्ट हैंड पे हमने किसको डिवाइड किया, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और दूसरे हैंड पे हमने डिवाइड किया सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे, ठीक है। तो ये हमने फेडरल अरेंजमेंट कर दी, हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब पावर को पहले तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में डिवाइड किया, फिर दूसरे लेवल पे सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में डिवाइड कर लिया। और हमने ऐसे प्रोविजंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले कि इसमें से किसी के पास ज़्यादा पावर नहीं होगी, ठीक है। इसमें आप बात कर सकते हो कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, ठीक है, बट इसमें किसी के पास पावर नहीं है, ठीक है।
अगर लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ बना देता है, ठीक है, ऐसा लॉ बना देता है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, तो जुडिशरी उसको डाउन कर सकता है, ठीक है, ठीक है। अगर एग्जीक्यूटिव यानी जो लॉ को एग्जीक्यूट कराते हैं ग्राउंड पे, अगर उसने फोर्सफुली कोई लॉ एग्जीक्यूट कराने की वो की, तो जुडिशरी उस पर वो कर सकता है, ठीक है। अब देखो, अगर जुडिशरी अपनी मनमानी कर रहा है, जुडिशरी अपनी मनमानी कर रहा है, तो लेजिस्लेचर कोई लॉ बना के इसकी पावर को कम कर सकता है, ठीक है। तो तीनों चेक एंड मेट बने हुए हैं, मतलब यहाँ पे अगर मैं सबसे कम बताऊँ, सबसे कम पावर एग्जीक्यूटिव के पास है, ठीक है, मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है, आराम से एग्जीक्यूट करता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे अरेंजमेंट बना है, ठीक है। साथ में हमने क्या किया है, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, देखो लिख रहा हूँ तो वो क्या बोलते हैं, राइटिंग कैसी हो गई है, तो राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान मत देना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनना एंड उसी हिसाब से लिखना, ठीक है। बस इसको आप रेफरेंस की तरह ले लेना कि ये बेसिक प्रिंसिपल लिखा हुआ है, डेमोक्रेटिक है, कमिटी है, वेलफेयर, ये सब लिख लेना, ठीक है। सॉरी उसके लिए, राइटिंग अभी याद, देखो यार इस पर लिखते नहीं बनता, सबसे बड़ी बात ये है कि इस पर लिख नहीं पाता हूँ मैं, तो कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे सही भी हो रहा है, मैं अभी पेन पतला कर लूँगा मैं अपना, ठीक है। देखो और क्या हुआ, चलो इस आगे बात करते हैं बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। हमने बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन थे, ठीक है, हमने जो बाहर के कॉन्स्टिट्यूशन थे हमने सीखा उससे, ठीक है। हमने दुनिया भर के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे उनमें से हमने जो अच्छी अच्छी बातें थी वो हमने सीखी। अब ऐसा नहीं है कि हमने डायरेक्ट जितना भी वो था, मतलब जितने भी प्रोविजन थे उनको डायरेक्ट एज इट इज़ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो कर लिया है, बट हमने हर एक टॉपिक को, मतलब जितनी भी चीज़ें हमने वहाँ से ले आई अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको बहुत अच्छे से डिबेट किया है, डिस्कशन किया है, उसके पीछे पब्लिक रीज़न दिया है, एंड देन हमने उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है, ठीक है। समझ में आई बात? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमने कट टू कट कॉपी पेस्ट किया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अपने दिमाग में अभी आप डाल लेना, अगर कोई बोले कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा नहीं है, दूसरे से सीखा हुआ है, तो भाई दूसरे की गलती से सीखना हमारी जिम्मेदारी होती है। अगर दूसरा कोई गलती कर रहा है उससे हमने सीखा, सही बात है, हमने अपने लोगों के लिए, अपने बेहतरी के लिए, अपने लोगों के वेलफेयर के लिए जो दूसरे लोगों की अच्छाई थी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिया, तो इसमें बुराई क्या है? सीखना कोई बुरी बात नहीं है, मैं भी सीखता हूँ सबसे, ठीक है। आप में से कोई अगर कोई सजेशन देना चाहे तो दे दे, मैं सीखूंगा उससे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं उम्र थोड़ी होती है सीखने की, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमने बहुत जगह से, जैसे हमने ब्रिटेन से कुछ ना कुछ लिया, ठीक है, हमने यूनाइटेड नेशन से, सॉरी यूनाइटेड नेशन बोलो, यूनाइटेड स्टेट से लिया, अमेरिका से लिया, ठीक है। हमने इरिश यानी आयरलैंड से कुछ लिया, हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ठीक है। हमने साउथ अफ्रीका से लिया था, तो ये आपके बुक में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आप इतना याद करो, ठीक है। इतना याद करने में आपकी हालत ख़राब होगी, ठीक है। जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें से हमने क्या क्या लिया है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी इलेक्शन का सिस्टम, मतलब जो सबसे पहले आएगा वो जीत जाएगा, मतलब जिसने 272 का क्रॉस पार कर लिया वो जीत जाएगा, ठीक है। जो जिसने सबसे ज़्यादा वोट पाए वो जीत जाएगा, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहाँ से लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने लिया है ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ठीक है। रूल ऑफ लॉ हमने कहाँ से लिया है, मतलब लॉ सुप्रीम होगा हमारी कंट्री में, ठीक है, लॉ के ऊपर कुछ नहीं होगा, ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने कहाँ सीखा, ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, सीखा, ठीक है। इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हिज और हर रोल, मतलब जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं, राज्यसभा के स्पीकर हैं, इनका रोल क्या होगा, ये हमने कहाँ सीखा, ब्रिटिश गवर्नमेंट से सीखा। लॉ कैसे बनेगा, लॉ मेकिंग का प्रोसीजर क्या है, ये हमने कहाँ सीखा, ये भी हमने कहाँ सीखा है, ये भी हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से सीखा है, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से सीखा है, ठीक है। यूएन से हमने क्या, यूनाइटेड स्टेट से यानी अमेरिका से हमने क्या सीखा है, अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हुए हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए हुए हैं, अमेरिका से लिए हुए हैं। और जितने भी जुडिशरी की चीज़ें आती हैं, जैसे पावर ऑफ जुडिशरी, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया हुआ है, ठीक है। इरिश गवर्नमेंट से यानी आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, डीपीएसपी लिया है, ठीक है। डीपीएसपी यानी हमारी जो गवर्नमेंट है वो काम कैसे करेगी, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब कुछ यहाँ पे डायरेक्शन दिए हुए हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट होगी वो कैसे काम करेगी, तो वो हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी ली है कि हम सबको लिबर्टी मतलब आज़ादी देते हैं, फ्रीडम देते हैं, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिया है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ठीक है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, ठीक है। फेडरल फॉर्म, ठीक है, लिया है, प्लस विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे बात की थी
यहाँ पे मैंने बात की थी ना कि यहाँ पे ज़्यादा पावर किसके पास है, यहाँ के पे ज़्यादा पावर स्टेट के पास है, सेंट्रल के पास है। तो यही ये जो डिवीज़न है ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है कनाडा से, ठीक है। द आइडिया ऑफ रेसिड्यूअल पावर ये क्या होता है हम आगे वाली वीडियो में बात करेंगे, आने वाले चैप्टर में। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब टाइम आएगा तो सब बताते चलूँगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये लेक्चर हमारा, ये जो पूरा कंप्लीट चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, और जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये लेक्चर कंप्लीट होते ही मतलब एक दिन में, अगले दिन इसका जो आप जब लेक्चर कंप्लीट कर लोगे तो इसका डीपीपी जो होता है, डेली प्रैक्टिस पेपर, ये हम कहाँ डाल देंगे, अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगर उसको आपको दिखाना है मुझे, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपना आईडी भी पिन कर रखा है, वहाँ पे हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। एंड दूसरा, अब हम आपकी ज्योग्राफी, ये मैंने इसका एक चैप्टर कर लिया, अब हम अब किस चैप्टर को कराएंगे, ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है वो करा लेंगे, ठीक है। ताकि धीरे धीरे आपका वो 5 चैप्टर जो है, सितंबर तक 5 चैप्टर मैं आपको करा दूँ, ताकि आपका जो हाफ ईयरली है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, धीरे धीरे कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से करेंगे, ठीक है। पहला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।